नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुरुवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां एक प्राइवेट यात्री बस और बाइक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। ये घटना हैदराबाद बंगलुरु हाईवे पर हुई, जब बस में करीब 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस में आग लग गई। कई लोग खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ यात्री अंदर ही फंसे रह गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई भी लोग बच नहीं सका। बताया जा रहा है कि करीब 32 लोगों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुखद जताया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस हादसे की पूरी जाँच की जाए और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जख्मियों को दूर किया जाए। यह हादसा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में गुस्सा और दुख दोनों है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तेज हवाएं चली, जिसमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है। तेज हवा के कारण हवा में फैला हुआ धूल और धुआं तो उड़ गए, लेकिन पूरा प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है। कई इलाकों में हवा का स्तर अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा चलने से थोड़ी सफाई हुई है, लेकिन तापमान कम होने और नमी बढ़ने से प्रदूषण नीचे जम गया है। इसी वजह से सुबह और शाम के समय चारों ओर धुआं जैसी माहौल दिखाई दे रहा है। लोगों की सलाह दी गई है कि सुबह शाम बाहर कम निकले। अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क पहने और ज्यादा समय तक खुले में ना रहें। आने वाले कुछ दिनों तक हवा की हालत में खास सुधार होने की संभावना नहीं है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान पर तंज कसा है, जिसमें पुतिन ने कहा था कि अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों से रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहा है कि अगर पुतिन ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको 6 महीना के बाद बताऊंगा कि असली असर क्या हुआ है। दरअसल हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं ताकि यूक्रेन में जारी युद्ध को रोका जा सके। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को गैर मित्रतापूर्ण बताया था और कहा था कि रूस इन सब के बावजूद अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है जब दुनिया को यह समझाना चाहिए कि शांति लाने के लिए सख्त कदम जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर इन प्रतिबंधों का असर जरूर पड़ेगा, बस कुछ महीने का इंतजार करना होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के नए लगाए गए प्रतिबंधों पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस किसी भी हालत में अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को अनफ्रेंडली यानी दोस्ती के खिलाफ बताया और कहा कि ये कदम रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन इससे देश पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश बार बार रूस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूस अपनी नीति और हितों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इन प्रतिबंधों से केवल रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर पश्चिमी देश रूस को तेल और गैस पर रोक लगाते हैं तो वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ेगी और इसका नुकसान खुद अमेरिका और यूरोप को भी होगा। पुतिन ने साफ कहा कि रूस अपनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भरोसा रखता है और वह किसी बाहरी दबाव में फैसले नहीं लेगा। हिमतेंदुआ, जिसे लोग पर्वतों की आत्मा कहते हैं, अब विलुप्त होने के खतरे से बाहर निकल गया है। फिर से पहाड़ों में दिखाई दे रहा है। भारत समेत 12 पर्वतीय देशों में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 718 हिमतेंदुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिमतेंदुए हैं। ये संख्या कम लग सकती है, लेकिन पिछले सालों में इनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ने हिमतेंदुओं को संरक्षण की मदद की है। वैज्ञानिक ने नई तकनीकों को विकसित की है, जिससे पहाड़ों पर इनकी हालत और स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। यह न केवल हिमतेंदुओं के लिए है बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने भी हिमतेंदुआ की सुरक्षा में भारत के साथ मिलकर काम किया है। हिमतेंदुआ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पर्वतों और प्रकृति की सुरक्षा का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रयागराज में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 54 साल की पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की चाकू से हत्या कर दी गई है। यह हमला 23 अक्टूबर की शाम सिविल लाइंस इलाके के एक होटल के पास हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार इस हत्या में विशाल नामक शख्स शामिल था, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर यह हमला किया। विशाल ने मछली मंडी से चाकू खरीदा था और
हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के एक दिन पहले ही विवाद की संकेत भी मिली थी, जिससे मामला और जटिल हो गया। पुलिस उपायुक्त मनीष सांडिल्य और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने बताया कि इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की उम्मीद है। लक्ष्मी नारायण सिंह उच्च न्यायालय बार बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे थे। यह घटना पत्रकारों और समाजों के लिए बहुत ही दुखद है और यह दिखाती है कि सुरक्षा और न्याय कितना जरूरी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना ने 23 अक्टूबर 2025 को नई मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला वनडे कप मैच में शानदार पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 95 गेंदों में 109 रन बनाए और रिकॉर्ड तोड़े। मंदाना का यह 14वां वनडे शतक है, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की मैगलिंग के बाद दूसरे नंबर पर आ गई। इस साल यह उनका 5वां शतक था, जिससे उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बरकरार किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अब तक 17 शतक बनाए हैं, जो मैगलिंग के बराबर है। वर्ल्ड कप में यह उनका तीसरा शतक था और वह अब भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। भारत ने इस मैच में 49 ओवर में 340 पर 3 का स्कोर बनाया, जो भारत का वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। मंधाना और प्रतीका रावल की ओपनिंग साझेदारी ने 212 रन जोड़े, जो भारत की महिला वनडे टीम की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। अंत में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्मृति मंधाना की यह पारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ताकत और भविष्य की उम्मीद दिखाती है। और वही देखिए, दीपावली के बाद छठ महापर्व के चलते इस साल हवाई यात्री की मांग बढ़ गई है और इसके कारण फ्लाइट की किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासकर पटना गया जैसे जगहों की टिकट अब सामान्य से दोगुनों तक पहुंच गई है। अब सामान्य से दोगुने तक महंगे हो गए हैं। दीपावली और छठ के समय लोग घर आने जाने के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट बुक कर रहे हैं। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद से उत्तर भारत और बिहार जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा महंगी हो गई है। उदाहरण के लिए हैदराबाद से नागपुर या कोलकाता की टिकट जो पहले 4500 से 6500 के बीच में मिलती थी, अब वह 11,000 से 16,000 रुपये तक पहुंच गई है। दिल्ली से पटना का टिकट 11,000 रुपये के करीब था और दिल्ली से गया का टिकट 12,000 रुपये के आसपास बिक रहा है। एयरलाइंस ने कुछ अतिरिक्त उड़ान शुरू की है, लेकिन फिर भी कीमतें सामान्य से ज्यादा ही है। विशेषज्ञों बताते हैं कि त्योहार के समय सीटें कम और मांग ज्यादा होती है, इसी कारण से फ्लाइट की कीमतें बढ़ जाती है। एलोन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी कंपनी जल्द ही 10 लाख ऐसी रोबोट बनाएगी जो इंसानों की तरह दिखेगी और इंसान से 5 गुना ज्यादा तेजी से काम करेगी। एलोन मस्क का कहना है कि ये रोबोट फैक्ट्री में सामान बनाने, सामान पहुंचाने, अस्पताल में मदद करेंगे और घर के काम करने जैसे काम कर सकते हैं। एलोन मस्क मानते हैं कि ऐसे रोबोट बनाने से भविष्य में गरीबी कम हो सकती है और हर किसी को अच्छी दवाई और मदद मिल सकती है। टेस्ला इस रोबोट पर तेजी से काम कर रही है और एलोन मस्क कहते हैं कि ये रोबोट खुद सोच समझकर काम कर सकती है। इसे इंसान चलाए बिना काम कर सकता है। टेस्ला 2026 की शुरुआत तक इसका पहला नमूना बनाने की योजना बना रही है और साल के अंत तक ज्यादा से ज्यादा रोबोट बनाना शुरू हो सकता है। एलोन मस्क कहते हैं कि ये रोबोट प्रोजेक्ट टेस्ला के लिए सबसे बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट है। मुंबई और बेंगलुरु के बीच अब नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू होने वाली है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्री तेजी और आसानी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि यह ट्रेन दावनगोरे, हुबली और बेलगावी होते हुए चलेगी। फिलहाल मुंबई और बेंगलुरु के बीच सिर्फ एक ही ट्रेन उड़ान एक्सप्रेस चलती है, जो गुंटकल और कलबुर्गी होकर जाती है और बेंगलुरु से मुंबई पहुँचने में लगभग 23 घंटे 35 मिनट लगेंगे, जबकि मुंबई से बेंगलुरु पहुँचने में लगभग 21 घंटे 50 मिनट लगते थे। नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और यात्रा आरामदायक होगी। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि जल्द ही इसका औपचारिक घोषणा की जाएगी और ट्रेन की स्टार्टिंग स्टेशन तय की जाएगी। इस ट्रेन से यात्रियों को समय की बचत होगी और दोनों शहरों के बीच व्यापार और संपर्क में भी सुधार होंगे। भारत सरकार ने नेपाल के स्कूलों में पढ़ाई बेहतर करने के लिए 81 स्कूलें बस दी है। ये बस नेपाल के 7 प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजी गई है। इनमें बाढ़ से प्रभावित इलाके जैसे इलाम, झापा और उदयपुर के साथ दूर दराज के जिले जैसे हुमला, मुस्तांग, दारचूला, बतौड़ी और अच्छा शामिल है। इन बसों से बच्चों के आने जाने में आसानी होगी, खासकर उन जगहों पर जहां रास्ता या परिवहन कम है। पिछले 30 साल में भारत ने नेपाल को कुल 381 बसें दी है। यह कदम भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करता है। दिल्ली में पहली बार बारिश को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का योजना बनाई गई है। इसके तहत बुराड़ी इलाकों में एक परीक्षण उड़ान की गई।
इसमें विमान से बादल में रसायन डाले गए ताकि वो बारिश में बदल सके और हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को नीचे गिराया जाए। इस परीक्षण में तुरंत बारिश नहीं हुई क्योंकि बादलों में नमी की कमी थी, लेकिन विमान और उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। यह साबित हो गया है कि मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 अक्टूबर के बीच बादलों की संभावना है और अगर मौसम ठीक रहा तो दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश 29 अक्टूबर को की जाएगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ही अहम है और अगर सफल रहा तो दूसरे शहर में भी इसका उदाहरण बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जानकारी पसंद आई।